अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। हर किसी की यही कोशिश है कि जनता के दिल में कैसे उतरा जाए, वो दाव मिल जाए, वो पेच मिल जाए तो सीधे 27 के चुनाव में बाजी मारेंगे। लेकिन चुनावी मैदान में उतरने से पहले संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कवायद अब पूरी तरह से तेज हो चुकी है। और यकीन मानिए, जैसे जैसे समय और आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे 2027 और नजदीक आएगा, चुनाव का समय और करीब आएगा, ये कवायद और तेजी से आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी मिशन 2027 को लेकर अपनी तैयारियों को अभी से रफ्तार देनी शुरू कर दी है। लखनऊ स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे और एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ये बहुत खास बैठक है। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, मोर्चों के तमाम पदाधिकारी और संगठन से जुड़े जितने भी प्रमुख नेता हैं, सब इस बैठक में मौजूद होंगे। और चर्चा क्या होगी, क्योंकि 27 पास है और भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को कितना मजबूत रखती है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में आगामी चुनावी रणनीति पर मंथन इस बैठक में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बैठक में चुनावी अभियानों की रूपरेखा तय करने के साथ साथ संगठन विस्तार पर चर्चा होगी, बूथ स्तर तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक कैसे पहुंचाना है, उसका पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार होगा। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मंच से ये बात कह चुके हैं कि चुनाव जीतना है तो बूथ मजबूत होना चाहिए, वही होता है शक्ति केंद्र जीत का। रणनीति पर चर्चा होगी, नए पदाधिकारियों को चुनावी जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। हो सकता है किसी बड़े चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, जैसा हमेशा होता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई चौंकाने वाला फैसला लेती है। हो सकता है बैठक के बाद कोई ऐसा फैसला भी सामने आ जाए। लेकिन बीजेपी की नई टीम को चुनावी प्रबंधन को और माइक्रो मैनेजमेंट का मंत्र दिया जाएगा। विधानसभा स्तर पर प्रभारी नियुक्त करने से लेकर क्षेत्रीय समीकरणों को साधने तक की पूरी रणनीति पर विचार होने वाला है। और खास तौर पर चर्चा होगी जातीय समीकरण पर, सामाजिक भागीदारी पर, कमजोर हैं जो बूथ, उनको कैसे मजबूत किया जाए, इस पर हर पार्टी का फोकस रहने वाला है। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है, वो भी आप सुनिए। हाल ही में बीजेपी ने प्रदेश संगठन में कई बड़े बदलाव किए हैं, एक दो नहीं, कई बड़े बदलाव। नई टीम के गठन के बाद ये पहली बड़ी औपचारिक बैठक मानी जा रही है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस बैठक से बीजेपी के चुनावी रोड मैप की तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है। तो सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ने 2027 के चुनावी रणनीति के लिए अपनी पूरी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है? क्या नई संगठनात्मक टीम यूपी में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगी क्या? और क्या जातीय समीकरण और बूथ मैनेजमेंट के सहारे बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रही है? तो वही विपक्ष बीजेपी की इस चुनावी तैयारी का मुकाबला कर पाएगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि सभी सियासी दलों का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हाई है। तो नई टीम, नई जिम्मेदारी और चुनाव की पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। और ना केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि सभी सियासी दल इस समय इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि 27 में बाजी मार ली जाए। अब भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण मंथन चल रहा है, मंथन हो रहा है, लगातार कई बैठकें हो रही हैं। तो लगातार इन सभी चीजों को लेकर चर्चा हो रही है और इसी पर खास चर्चा करेंगे, जानेंगे किसकी कितनी तैयारी है, किसमें कितना दम है। बहुत खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, आपसे परिचय करा देते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं अश्विनी शाही जी, बीजेपी के नेता, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बताएंगे कि आज क्या कमाल होने वाला है बैठक में। बहुत स्वागत है आपका अश्विनी जी। यश भारतीय प्रवक्ता सपा हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन स्क्रीन पर मुझे संदीप दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक दिखाई दे रहे हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा, पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, क्या खास होने वाला है बैठक में? ये देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की नई टीम बनी है। माननीय अध्यक्ष जी ने अपने टीम का जो है अभी एक बैठक लिया था जिसमें सिर्फ परिचय समारोह था। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी, चाहे अभी देखिए जगह जगह हम लोग कार्यक्रम हर जिले में हो रहा है, हर प्रखंड पर हो रहा है, आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते जाएंगे। तो उस कार्यक्रमों से नए पदाधिकारियों को जोड़ना, कैसे, कहां पर क्या, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, कुछ राजनीतिक बातें तय करना, प्लस अभी आने वाले 6-7 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश चूंकि देश का बड़ा राज्य है
तो इसकी चुनाव की गंभीरता कुछ अलग तरीके की होती है। तो वो सारी चीजें एक समन्वय बैठक की तरह यहाँ पर आज आयोजित की गई है, जिसमें जो नए पदाधिकारी आए हैं उनको जिम्मेदारियों का, चूंकि देखिए हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक संगठन की भूमिका में बड़े मजबूत तरीके से रहते हैं, इसीलिए हम लोग विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन पाने में सफल हुए हैं। और आज हिंदुस्तान के 22 राज्यों में हमारी सहयोगियों और हमारी सरकार है, तो ये इसका लाभ मिला है कि बूथ मैनेजमेंट भी हमारा शानदार होता है। अभी आपने चर्चा भी किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उसका कि जिसके उन्होंने बूथों की बात की, तो ये मानकर चलिए कि जो आज बैठक हो रही है, अभी और बैठकें होंगी भारतीय जनता पार्टी में, जिम्मेदारियों का जो बंटवारा होगा, अभी और बैठक होगी और जल्दी जल्दी भी बैठक होंगी, कैसे क्या किया जाएगा, कभी क्षेत्रीय अध्यक्ष के लेवल पर, कभी प्रदेश अध्यक्ष जी के लेवल पर, तो इस तरीके की बैठकें होती रहेंगी और आने वाले चुनाव की भी तैयारियां इसमें शामिल हैं और नई दायित्व भी शामिल है। जी बिल्कुल पंकज जी, हालांकि देखिए 27 के लिए सपा भी बड़े दावे कर रही है और कॉन्फिडेंस आई है 2024 की वजह से। अश्विनी जी आपसे ये मेरा सवाल। जी जी जी, नाम आपने थोड़ा गलत बोल दिया था, इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया, क्षमा चाहता हूं। तो देखिए 27 की चुनाव की तैयारियां हैं, इसीलिए तो मैंने कहा कि अभी चूंकि टीम नई बनी है तो सबको जो दायित्व, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, इन सबको कहां कहां का दायित्व देना है, कहां का प्रभार देना है, ये सारी चीजें बैठकों में तय होती हैं। उसके बाद घोषणा हो जाती है। तो एक मैंने पहले भी कहा कि और उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें हैं। यहाँ पर चुनाव को जो है कुछ विशेष रूप से और बहुत गहनता से हमको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाना है। वो किसके माध्यम से, कौन हमारा उपाध्यक्ष जी वहां पर लेकर जाएंगे, महामंत्री जी लेकर जाएंगे, ये नीतियों की बात होती है। उत्तर प्रदेश इस समय विकास के रथ पे दौड़ रहा है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व पर, तो उन सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम इन्हीं के नेतृत्व में होना है। तो ये जो 68 पदाधिकारियों की बैठक है आज, तो ये 68 लोग जो है पूरे प्रदेश में 75 जिलों में किस तरीके से प्रभावी होंगे, कहां कैसे क्या कार्य करेंगे, वो सारी चीजों के लिए ये बैठकें तय की जा रही हैं। और आने वाले दिनों में तो एक और उत्साह है, अभी 4 वो आया है, सर्वे आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मारती हुई दिखाई गई है। बाकी दल तो इसको नकारेंगे खैर, लेकिन यह है कि अभी सर्वे में दिखाया गया है। तो उस उत्साह को हम अपने कार्यकर्ताओं तक किस तरीके से पहुंचाकर उनको और फास्ट करें, ये सारी चीजें इसमें निहित हैं। जी बिल्कुल अश्विनी जी, हालांकि देखिए जितना कॉन्फिडेंस आप में नजर आ रहा है, आपके विपक्षियों में भी उतना ही कॉन्फिडेंस लगातार नजर आ रहा है। अभी यश जी हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप देखिएगा किस तरह से बताते हैं अपना रोड मैप। बहरहाल संदीप जी हमारे साथ है। संदीप जी कैसा लग रहा है, कैसा होगा मैदान? देखिए 2 बातें महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है उसके पास भी अपना नेतृत्व है और योगी जी के अपने कार्य करने की अपनी शैली है और क्षमता है और डबल इंजन की सरकार का प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश में हुआ है। वहीं विपक्ष के हाथ में भी प्रभावी मुद्दे हैं। वहां अखिलेश जी भी, अगर समाजवादी पार्टी विपक्ष की राजनीति करती है तो अखिलेश जी के पास भी एक अनुभव है और वो भी राजनेता रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं, तो दोनों जगह अनुभव है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सत्ता पे जब आप रहते हो तो आपके पास एज भी रहता है, लेकिन अगर देखा जाए एज के साथ साथ तो ये भी होता है कि एंटी इनकम्बेंसी भी बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये भाजपा एंटी इनकम्बेंसी या अभी अयोध्या वाला विषय है, वो काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है चंदा को लेके। तो इन सभी मुद्दों को कैसे वो टैकल करती है, ये भारतीय जनता पार्टी के हार जीत पे ये भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष जो है सेंटीमेंट के साथ खेल रही है, भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक रूप से जनता से जुड़ी हुई है। तो भावनाएं अगर 10%, 20% भी इधर से उधर होती हैं
कम ज्यादा, तो विपक्ष भी काफी मजबूती के साथ वहां खड़ा हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच एक सामंजस्य सोच हो सकता है। संगठन में जो लोग हों वो दोनों तरफ से सोच रहे हों, वो चाहे सरकार में बैठे लोग हों या सरकार के बाहर विरोधी पक्ष में बैठे हुए लोग हों, विपक्ष में लोग हों, तो वहां दोनों के लिए खेलने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन एक मैं बात कहूंगा व्यक्तिगत तौर पे कि राजनीति में कभी कोई चीज पुरानी नहीं होती और कोई चीज नई भी नहीं होती। हमेशा समय काल महत्वपूर्ण होता है और परिस्थितियां काफी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास योगी जी का जो नेतृत्व है अभी भी उसकी काट जो है विपक्ष नहीं ढूंढ पाई है। तो विपक्ष को काफी मेहनत करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, अगर वो चाहती है कि वहां पे वो सत्ता में आए। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यश जी, तो इस मेहनत के लिए तैयार हैं और मेहनत किस प्लान ऑफ एक्शन के तहत करेंगे? देखिए, हमने तो मेहनत का परिणाम दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया। प्रभु राम के नाम पे राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या फैजाबाद की जनता ने भी अस्वीकार कर, और एक बार नहीं कईयों बार, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में, कईयों बार किया, लेकिन ये मानते नहीं। इस बार जनता ने बकायदा अच्छा मैंडेट दे करके इनको समझा दिया कि चढ़ावा चोरी, प्रभु राम के नाम पे राजनीति करना, प्रभु राम कोई प्रोडक्ट नहीं है जिनको आप बेचे। जो अभी संदीप दुबे जी सेंटिमेंट्स की बात कर रहे थे, भावनाओं की बात कर रहे थे, वो सेंटिमेंट्स बेचने की चीज नहीं होती है। जितना भारतीय जनता पार्टी ने सेंटिमेंट्स के साथ खेला है, ये सारी जनता देख रही है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, दोनों भी उत्तर प्रदेश में बड़ा सक्रिय हैं। 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश आए, लेकिन प्रभु राम के दर्शन करने गए। 7 पड़ा या 5 बार का विधायक जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी में, और 7 बार का जो सांसद है वो प्रदेश अध्यक्ष है। जो केंद्रीय मंत्री था वो प्रदेश अध्यक्ष है, जो प्रदेश में मंत्री था वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये डेवलपमेंट भी इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है। अब जहां ये बात कहते हैं हम संगठन की दुहाई, हम बड़ा संगठन की बात है, संगठन सर्वोपरि है, तो सारे टीवी चैनल में मध्य प्रदेश का उपचुनाव दतिया दिखाया जा रहा है, जहां नरोत्तम मिश्रा, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया, तो कल रात से सड़क जाम करके रखे थे, पुलिस की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से पुलिस के ऊपर पथराव फेंका जा रहा है, पथराव किया जा रहा है। एडिशनल एसपी घायल है, 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो ये दिख रहा है संगठन सर्वोपरि, मतलब भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय डकैतों का, आतंकवादियों का गढ़ बना हुआ है। पुलिस पे पथराव किया जा रहा है, पुलिस को चोटिल किया जा रहा है। ठीक है, कलेक्टर ने बताया लगातार कई खामियां गिना रहे हैं, लेकिन मैंने आपके सवाल महत्वपूर्ण है, मैं जाऊंगी इसको लेकर अश्विनी जी के पास, लेकिन मैंने आपसे पूछा था कोई ठोस रोड मैप है आपके पास आगे आने वाले चुनाव के लिए? मैं आपकी बात का जवाब शुरू में दे दिया, मैं फिर दे देता हूं, लेकिन ये गंभीर विषय इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। ग्वालियर से झांसी को जोड़ने वाला राजमार्ग रात से बंद था। कलेक्टर दतिया ने बताया कि उसमें एम्बुलेंस फंसी थी, बस फंसी थी, जिसमें पीड़ित लोग थे जिनको इलाज की आवश्यकता था, झांसी इलाज कराने जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं है। ठीक है, उनको चिंता क्यों नहीं है उनसे पूछ लेंगे, लेकिन अभी हम ये जानना चाह रहे हैं क्या रोड मैप है आपका? एक बार फिर से जरा दर्शकों को बता दीजिए क्या रोड मैप है। अभी यही चर्चा हो रही थी कि अभी कह रहे थे संदीप जी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काट नहीं है आपके पास, और उनका नेतृत्व तो वही शानदार है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वही जीत दिलाएगा। देखिए, मैंने शानदार का ही तो उदाहरण देना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी के और मुख्यमंत्री कितने शानदार है। पड़ोसी हवा आसपास जाती है, लोग इलाज कराने एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वही बता रहा हूँ। जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। अभी अश्विनी शाही जी हैट्रिक की बातें कर रहे थे, बुंदेलखंड में बड़ा इनको विश्वास था कि लोकसभा में हैट्रिक करेंगे, 4 की 4 सीटों भी जीतेंगे। 4 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास आई, 1 आई है इनके पास, वो थोड़ी हमारी कमी रह गई, अगली बार वो कमी पूरी कर देंगे। तो इनकी हैट्रिक 2024 के बड़े चुनाव में। अंतिम बात एक और जोड़ दूं मैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं टीवी डिबेट में बैठता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन प्रवक्ता नहीं दे पाती। अश्विनी शाही जी नेता के रूप में है, संदीप दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, दोनों से मैं कई डिबेट कर चुका हूं। आखिर भाजपा के प्रवक्ता कहां गए? इस सवाल का जवाब अगर वाजिब समझेंगे अश्विनी जी तो दे देंगे अश्विनी जी, लेकिन सबसे पहले बताइएगा जो बड़े सवाल पूछे हैं और कैसे जनता को भरोसा दिला रहे हैं इस बार, क्योंकि सवाल तो बहुत बड़े बड़े दाग रहे हैं।
भावना जी, मैंने सबकी बातें नोट की हैं और चाहूंगा धैर्य से सुने। क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बहुत दिक्कत होती है इनको नेताओं से, तो क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ये। अभी हमारे यहाँ सिर्फ दिनेश प्रताप सिंह जी मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं, बाकी प्रवक्ताओं की टीम भंग है। जब नया आ जाएगा तो सभी लोग प्रवक्ता आ जाएंगे और लिखना शुरू करेंगे, तो हम राष्ट्रीय पार्टी के और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के विश्व हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के प्रवक्ता के रूप में शायद दिखेंगे। वो अब संगठन का काम है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। दूसरा, इन्होंने अब एक एक मुद्दे गिनवाए। संदीप जी ने भी कहा कि अयोध्या का मुद्दा हावी रहेगा। अरे काल नियमियों के लिए आप बात कर रहे हैं, जो कहता है सनातन ही समाजवाद है, समाजवाद ही सनातन है, पैरों के नीचे बैठकर, जिसको बनारस में लाठियों से पिटवाया इन लोगों ने, उनके पैरों में बैठकर आज सनातन और समाजवाद किसकी वजह से नजर आ रहा है? योगी आदित्यनाथ जी की वजह से, माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये नजर आने लगा। और प्रभु राम में आस्था नजर आने लगी है, जो कि प्रभु राम जो है कब्जा करके बैठे हुए थे वहां पर। रामगोपाल जी का बयान आया, किस तरीके से जो है सबके बयान दिखाई देते थे, किस तरीके से सबके बयान दिखाई देते थे, तो वो सब लोगों ने देखा है। तो वो सनातन ही समाजवाद है, जनता वो समझा देगी। इन्होंने बुंदेलखंड की बात की, एक सीट में थोड़ी कमी रह गई, तो मैं भी कह रहा हूं फाइनली सरकार तो हमारी दिल्ली में भी है, यहां भी बनी। इनके तपस्या में कहीं कमी रह गई, हो सकता है हमारी भी तपस्या में कहीं कमी रह गई, तो जनता ने थोड़ा कम आशीर्वाद दिया, अगली बार वो भी पूरा हो जाएगा। इन लोगों को फिर से दोबारा नहीं आना है। रही बात, तीसरी बात इन्होंने कहा कि 7 बार का सांसद जो है प्रदेश अध्यक्ष है और 2 बार का विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष है। परिवारवाद तो नहीं है कि मुलायम सिंह यादव की जो है कुर्सी छीन कर और जो आदमी अध्यक्ष पर बैठ जाए और बाकी इस परिवार के अलावा कोई, यश भारती, हम तो चाहते हैं यश भारती जी भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन जीवन में, इस जीवन में तो नहीं है बन पाएंगे, क्योंकि वहां पर मुलायम सिंह यादव एंड कंपनी का कब्जा है, जिसको इन्होंने कहा। नरोत्तम मिश्रा का मामला उठा लिया, झूठ फैलाया कि वहां के डीएम ने कहा है कि एम्बुलेंस फंसी है, कोई एम्बुलेंस नहीं फंसी है, एम्बुलेंस के लिए स्पष्ट रूप से रास्ता हुआ था, एम्बुलेंस गई थी। दतिया का मामला इन्होंने उठाया। भाई हमारे यहाँ चलिए अच्छी बात है, नहीं बीच में नहीं है। देखिए भारती जी, अच्छी बात नहीं है बीच में, मैं भी बोल सकता हूँ, फिर मैं भी बोलूंगा। नहीं तो बाद में आपका समय आएगा तो बोल दीजिएगा ना, आपका समय आएगा। मैंने भी आपकी कई झूठ सुने, तो वो शांत रहा मैं भी। तो अब देखिए, कई झूठ सुने तो आज झूठ बोल रहे हैं। आपके मुंह से अभी कई झूठ सुने, तो वो झूठ पर मैं शांत रहा, मैं टोक सकता था आपको, लेकिन अभी धारा प्रवाह बोलते रहे। अब इन्होंने दतिया और नरोत्तम मिश्रा जी का मामला ही इसी की वजह से उठाया कि वहां पर ये हो रहा है, टिकट कटे। अरे भाई, टिकट कटना किसी भी दल का अंदरूनी मामला होता है। यहां पर औरंगजेब की तरह, अपने पिता को पानी की तरह तरसाने वाला औरंगजेब और एक मंच पर चढ़कर माननीय मुलायम सिंह यादव जी से माइक छीनकर धक्का देने वाले औरंगजेब के प्रतिरूप अखिलेश यादव, वो दल तो नहीं है ना कि कहीं पर मारामारी हो रही है। टिकट किसी को दिया जा सकता है, कोई भी विरोध कर सकता है, प्रतिकार कर सकता है। चलिए अच्छी बात है, सबके साथ समर्थक होते हैं, समर्थकों की भावनाएं होती है, सब शांत हो गया मामला, पार्टी ने उस पर हस्तक्षेप किया, सब शांत हो गया। लेकिन औरंगजेब के रास्ते पर चलने वाले, बाबर के रास्ते पर चलने वाले यही तो कहते रहे कि वहां पर ऊपर चढ़े लेकिन नीचे नहीं आ पाए, मुझे फक्र है गोलियां चलवाने वालों पर। तो ये अयोध्या का मामला इन काले नियमियों के उसमें खत्म हो चुका है, सब लोग जान चुके हैं। काकभूषण जी गायब, काकभूषण जी प्रकट हो गए, गीता रामचरितमानस प्रकट हो गया। यश जी कुछ कहना चाह रहे थे, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, सब का बांध भी टूट गया था, उनके पास ही चलते हैं। यश जी। हाँ जी 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 जी, अपनी बात रखिए। यश जी। जरूर कहना था कि मेरी सीट के ऊपर से निकल गई थी, ये कलेक्टर साहब को सुन लीजिए। यश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं सुन पा रहा हूँ जी, अपनी बात रखिए। बहुत सारी बातें कही, और जब मैंने नितिन नवीन जी और इनके प्रदेश अध्यक्ष के बारे में 7 बड़ा के 5 बड़ा जो माननीय अखिलेश यादव जी भी कहते हैं वो बात दोहराई, तो ये परिवारवाद पे आ गए। नितिन जी के साथ जो नवीन जुड़ा हुआ है, ये उनके पिताजी का ही नाम है ना, वही पिताजी है ना जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, तो परिवार से ही है ना। नितिन जी कहीं दूसरे किसी नवीन जी का नाम तो नहीं जोड़ते होंगे। अब आपके प्रदेश अध्यक्ष जी की बात कर लें, उनके जो बेटे साहब हैं, उनके जो भाई हैं, वो क्या करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। और दूसरा, बराबर जो आपकी बाइट दिखाई जा रही थी, बार बार दिखाई जा रही थी, उसमें राजनाथ सिंह जी के बेटे दिखाई दे रहे हैं, जो इनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। थोड़ा उनकी उपलब्धियां बताइए। कहा जाता है ना, कार्यकर्ता है नीचे से उठ के आते हैं,
सीधे इतना बड़ा प्रदेश उपाध्यक्ष से पहले कौन सा दायित्व था उनके पास? राजनाथ सिंह जी हैं, इसीलिए उनका एक बेटे को नोएडा से आप विधायक का टिकट देंगे। राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, इसीलिए आप उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बना देंगे। ये सारे बड़े बड़े काम आप सिर्फ इसीलिए करेंगे कि ये बड़े नेता के पुत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनके सारे परिवार के लोग कहां हैं? कल्याण सिंह जी, उनका बेटा, उनके बेटे का बेटा, जिसे हिंदी पढ़ना नहीं आती लेकिन आपने शिक्षा मंत्री बना दिया है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। ये सारी चीजें जनता देख रही है और इन्हीं सब चीजों के कारण एटा से स्वीकार नहीं किया था कल्याण सिंह जी के पुत्र को, कि पुत्र को स्वीकार नहीं करेंगे हम। आपने जो परिवारवाद और जो दूसरी पार्टियों से लेकर के आपने जो भारतीय जनता पार्टी बनाई है, क्योंकि आप लोग तो केवल चटाई बिछाएंगे, रजाई बिछाएंगे, दूसरे नेता आकर के मनोज पांडे जी आपके मंत्री बन जाएंगे, ठीक है यश जी, पूजा पाल आपके यहाँ के उपाध्यक्ष बन जाएंगे। ठीक है, अब अश्विनी जी जवाब देंगे। ठीक है अश्विनी जी, अपनी बात रखिए, उसके बाद संदीप जी के पास। ठीक है यश जी, आपका समय पूरा हुआ। ठीक है अश्विनी जी, अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद संदीप जी के पास। देखिए, एक अंतिम बात अश्विनी जी जवाब दे दीजिएगा, अंतिम बात और जोड़ दूं। इन्होंने कहा कि अभी कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है इनके, इसीलिए सब नेता लिख रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रवक्ता लिखवा रहे हैं वो झूठे हैं, उनको सुधार करवा दीजिएगा अश्विनी जी। बहुत चिंता है भारतीय जनता पार्टी के, क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को बहुत चिंता है। क्षेत्रीय पार्टी के अब देखिए, मुझे चुप करा रहे थे, क्यों इतने अकुलाहट क्यों हो जाती है भाई? नहीं, क्षेत्र को और राष्ट्र को समझने में नाकामयाब रहते हैं ना, इसीलिए। नहीं, नाकामयाब हम नहीं है, नाकामयाब आप लोग हैं। एक ही प्रवक्ता बनाया कि शायद ऐसे उत्तर प्रदेश से बाहर तो निकल नहीं पाए कहीं। आप लोग तो थोड़ा धैर्य रखिए, यही टीवी चैनल पर धैर्य रखिए। के बात कर रहा हूँ, आपको तकलीफ हो रही है। अरे आप कहीं से कहते हैं जो कितना परसेंट है भोपाल में? यहाँ पर हम किसी की शांति डेजिग्नेशन पर, उनके दिए गए पद पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। आप जनता को ये बताने के लिए बैठे हैं कि 27 में क्या आप बता दीजिए। ठीक है अश्विनी जी जवाब देंगे, यश जी आपके पास वापस आऊंगी, और उसके बाद संदीप जी। क्या मुझे शांत करा रहे? अभी मुझे शांत करा रहे थे। बोल रहे हैं यश जी, आपका समय पूरा हो चुका है। सवाल पूछा है तो जवाब ले लीजिए। अश्विनी जी आप अपनी बात रखिए। झूठे प्रवक्ता है, शांति से सुन लीजिए। भावना जी थोड़ा शांत कराइए इनको, इनके बीच में बोलो कुछ। आप अपनी बात रखिए। जी जी। अभी कन्नौज से पिछले चुनाव में इनके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी हार गई थी चुनाव। तो जैसे इन्होंने कहा, तो हारना जीतना तो लगा रहता है, उसमें कोई बात नहीं है, बड़ा काम किया है उन लोगों ने, तो हार गई थी जब वहां की जनता ने सुब्रत जी को जिता दिया था वहां से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, कौन से सुरखाब के पर लगे अखिलेश यादव में? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वही रहेंगे, उनसे ज्यादा दिनों के एमपी यहां पर पड़े हुए हैं, एमएलए पड़े हुए हैं। शब्दों का चयन ठीक नहीं करेंगे अश्विनी जी, तो फिर शब्द मुझे भी बिगाड़ने पड़ेंगे और बीच में बोलना पड़ेगा। मैंने शब्द कौन सा? तो आप ही में लगे हैं। देखिए यश जी, ऑडियो में दिक्कत आएगी, मैं सुन नहीं पाई। पकड़वा के कहने में दिक्कत होती है, बीच में आप भगवान से बड़े हो गए हो, बिगाड़ के जो है सुरखाब के पकड़ने लगे क्या? क्यों अध्यक्ष हो आपकी? आप अपने घर में झांकिए, दूसरे के घर में झांकेंगे तो करारा जवाब मिलेगा। ये भ्रांति थी, और वो जवाब इतना तगड़ा होगा कि उसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। 27 में एक औकात, राजनीतिक औकात चल जाएगी आपकी पार्टी को, मैं जानता हूँ। ठीक है अश्विनी जी और यश जी, आप दोनों को सुन के ऐसा लग रहा है केवल एक ही मुद्दा बचा है आपके पास। अब इसके लिए तो संदीप जी के पास ही जाना पड़ेगा। संदीप जी, किन मुद्दों की गूंज रहने वाली है 27 के चुनाव में? भावना जी, संदीप जी देखिए, संदीप जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अश्विनी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, तो चलिए उनकी मुस्कुराहट के लिए 2 शब्द सुन लीजिए। चलिए संदीप जी अपनी बात रखिए। ठीक है। देखिए, 2 बातें महत्वपूर्ण है। विपक्ष भी कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष की चाल है उसमें फंस जाता है। यश भाई व्यक्तिगत तौर पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। सच्चाई यही कि आज विपक्ष के पास मुद्दा होना चाहिए। संदीप जी व्यक्तिगत नहीं है, ये हकीकत है। क्यों व्यक्तिगत नहीं है? क्यों व्यक्तिगत नहीं है? बात करना, उस विषय पे बात करते हैं, विषय पे बात करते हैं। लिखा राष्ट्रीय प्रवक्ता देख रहा है तो यश जी और अश्विनी जी, कब इनको राष्ट्रीय पार्टी? आप दोनों ने अपने समय में खूब बोला, अब संदीप जी बोलेंगे। आप दोनों ने बोलिए, संदीप जी बोलेंगे।
भैया अरे है। झूठ ये क्यों? हमारा काम भी ये नहीं समय है। मिला है ये अपने हम विषय को नहीं रखने के लिए। अश्विनी जी और यश जी, आपको पूरी आवाज पहुंच रही है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखे हैं। ठीक है अश्विनी जी, अश्विनी भैया, आपका समय पूरा हो चुका है। यश जी भी अपनी बात पूरी तरह से रख चुके हैं। आप संदीप जी को भी बोलने दीजिए। यश जी, आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। यश जी, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे आप। ठीक है संदीप जी। जो बोलेंगे वही तो पलटेंगे। अश्विनी जी, आप तो मुझे लगता है थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। सभी मेहमानों से कह रही हूँ, क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। देखिए अगर आप दोनों ऐसे व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर बहस करते रहेंगे तो मुझे लगता है ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। मजबूर मत कीजिए मुझे, मजबूर मत कीजिए। संदीप जी अपनी बात रखिए। देखिए, आज विषय है कि नई टीम मिशन 2027 पर महामंथन, उसी विषय पे हम लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। मुझे जो भूमिका है, मैं अपनी भूमिका में अपने विषय को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास अवसर है उत्तर प्रदेश में, अगर जो भी सरकार ने वादे किए और वादे पूरे नहीं किए, उसको लेके वो व्यक्तिगत तौर पे विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका निभाए। लेकिन समाजवादी पार्टी से जो भूल है, वो भूल ये है कि समाजवादी पार्टी पूरे देश की तो बात करती है, जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो मैं फिर कहता हूँ, योगी जी की काट उत्तर प्रदेश में अभी समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। दूसरा, डबल इंजन की जो सरकार है देश में जो चल रही है, योगी जी के कार्यों ने सिद्ध किया। जो सबसे महत्वपूर्ण वहां विषय था वो है लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा, मैं बार बार कहता हूँ, अयोध्या का भी विषय मैंने कहा कि वो एक विषय है जो समाजवादी पार्टी उसको जोर शोर से उठाने की कोशिश कर रही है, मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो मुद्दा इसलिए नहीं बन पा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी को जिस तरह से उस विषय को रखना चाहिए, उनके पास वो कार्यकर्ता भी नहीं है और उस तरह वो सोच भी नहीं कि वो विषय को रख पाए। सरकार ने उसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है। लेकिन जो नई टीम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनी है, संदीप जी, नई टीम को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे में मन में ये सवाल आता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन ही सपा की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर सामने आएगा? भावना जी, देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं से काम कराना आता है और भारतीय जनता पार्टी के पास वो कार्यकर्ता हैं जो वंदे मातरम के नाम पे अपना सर्वोच्च जीवन देते हैं और भारत माता की जय के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये समाजवादी पार्टी या और पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, उनको भी अपनी कार्यकर्ता को तैयार करने में मेहनत करना चाहिए ताकि वो भी बेहतर राजनीतिक कार्यकर्ता बन के आए और जो उनकी विचारधारा है उस विचारधारा का प्रचार प्रसार करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में 100% पूर्ण सक्षम है और इसी वजह से जो भी प्रदेश अध्यक्ष बने, उसमें जिसको भी जिम्मेदारी मिले या जिम्मेदारी न भी मिले, तो वो एक छोटा कार्यकर्ता भी बड़े जिम्मेदार पदाधिकारी की तरह ही काम करता है। तो हर पार्टी का काम करने का अलग अलग तरीका है, स्वरूप है। ठीक है संदीप जी, माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन देखिए क्योंकि मुद्दा गर्म है और हम भी ये जानना चाहते हैं कि किसमें कितना दम है, तो आप दोनों के पास वापस आऊंगी, दोनों को समय दूंगी पक्ष रखने का। लेकिन बहरहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। प्रस्तुत करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूजीलैंड में पीएम मोदी का संबोधन, कहा यह ऐतिहासिक पड़ाव है, भारत न्यूजीलैंड साझेदारी का नया अध्याय, द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। कुशीनगर में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा पहले बच्चे इंसेफेलाइटिस से तड़पते थे तब सरकार ध्यान नहीं देती थी, डबल इंजन की सरकार में बच्चों का भविष्य सुरक्षित। राम मंदिर मामले में नृपेंद्र मिश्रा का बड़ा बयान, कहा मुझे बैठक में ना बुलाया गया ना जानकारी दी गई, मैं मंदिर की व्यवस्थाओं का काम नहीं देखता। नौसेना को मिली नई ताकत, आईएनएस महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना में शामिल, राजनाथ सिंह ने कहा समंदर में भारत निर्णायक स्थिति में। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग जारी, चुनावी अभियानों को लेकर रणनीति बनेगी।
समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। देवभूमि उत्तराखंड आज सेवा, सुशासन और समर्पण के संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए मानक स्थापित किए हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के साथ सशक्त भू कानून, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून तथा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने पारदर्शी और जवाबदेह शासन को नई दिशा दी है। वहीं G20 सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेलों जैसे सफल आयोजनों ने उत्तराखंड को वैश्विक पहचान दिलाई है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे, वंदे भारत ट्रेनें, विस्तारित हवाई सेवाएं तथा जल और ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं आधुनिक उत्तराखंड की मजबूत आधारशिला बन रही हैं। 3.56 लाख करोड़ के निवेश समझौते, निवेशक हितैषी नीतियां, बढ़ते उद्योग, MSME और स्टार्टअप इकोसिस्टम उत्तराखंड को निवेश और रोजगार का सशक्त केंद्र बना रहे हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित विभिन्न योजनाएं और पहलें महिलाओं को आत्मनिर्भरता, सम्मान और नए अवसर प्रदान कर रही हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अटल आयुष्मान योजना, किच्छा एम्स सैटेलाइट सेंटर, हेली एम्बुलेंस सेवा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्मार्ट कक्षाओं जैसी पहलें स्वस्थ, शिक्षित और सक्षम उत्तराखंड के निर्माण को गति दे रही हैं। मिलेट्स नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट योजना और हाउस ऑफ हिमालयाज जैसी पहले स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दे रही हैं। जन विश्वास से जन भागीदारी तक, सुशासन से समृद्धि तक, विकसित भारत की ओर अग्रसर विकसित उत्तराखंड। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। और ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे 2027 में अभी समय है, लेकिन ये समय आपके और मेरे लिए है। चुनावी पार्टियों के लिए, सियासी पार्टियों के लिए समय ज्यादा समय नहीं है। और यही कारण है कि आज आप देख रहे हैं कैसे अश्विनी जी और यश जी यहाँ पर ये साबित करने के लिए लगातार तुले हुए हैं कि हम ही बेहतर है और हम पर ही जनता विश्वास दिलाएगी, हम पर ही जनता भरोसा जताएगी। लेकिन किस मॉडल से भरोसा जताएगी, क्या प्लान ऑफ एक्शन है, संगठन कितना मजबूत है, ये तमाम सवाल लगातार बने हुए हैं और उन्हीं का जवाब लेने की कोशिश हम इस चर्चा में कर रहे हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत। यस जी, क्या केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध ही आपका एजेंडा है या कोई वैकल्पिक शासन मॉडल भी है सपा के पास? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने लखनऊ को खूबसूरत शहर बनाया। जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी नारा देती है, विरासत भी और विकास भी, हमने असल में उस विरासत को संभाल के रखा। लखनऊ के विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का क्या योगदान है बता दें। एक बेहतरीन पुलिस हेडक्वार्टर हमने बना के दिया, एक बेहतरीन हमने स्टेडियम बना करके दिया, एक्सप्रेस को जोड़ा, लखनऊ को दिल्ली की दूरी कम करके दिखाई हमने, और तमाम ऐसे लखनऊ के काम हुए हैं। आसपास के शहरों में काम हुए हैं, मेडिकल कॉलेजेस को लेकर के काम हुए। ये बोलते तो है मेडिकल कॉलेज बना दिए हमने, एयरपोर्ट बना दिए,
बिल्डिंग को एयरपोर्ट नहीं कहते हैं, बिल्डिंग को मेडिकल कॉलेज नहीं कहते हैं, लोगों को सुविधा दे पाए वो बात होगी। कैंसर का हमने बेहतरीन अस्पताल और लखनऊ में बना के दिया, जिसकी समय समय पे संचालन ठीक से नहीं कर पाते, आज डॉक्टर नहीं है वहां। 9.5 साल में अगर अस्पतालों में आप डॉक्टर नहीं दे पाए, डबल इंजन की सरकार का आप दावा देते हैं। और तुलना कीजिए 2017 से पहले समाजवादी की सरकार से, हमने जो अस्पताल खोले, डॉक्टरों की व्यवस्था करी, पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की और बेहतरीन इलाज की व्यवस्था की, एम्बुलेंस देने का काम किया, डायल 100 देने का काम किया, उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। पर्यावरण के लिए हमने 5 करोड़ पौधे लगाए, जिसमें एक नहीं 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया। तो हमारी चीजें प्रमाणिक है, विश्व स्तरीय है। लैपटॉप बांटा, 18 लाख लैपटॉप बांट करके बच्चों को तकनीक से जोड़ा। एक बच्चे ने जिस घर में वो तकनीक लेके गया लैपटॉप की, पूरा परिवार तकनीक से जुड़ा। ये डिजिटल इंडिया की बात तो करते हैं, लेकिन डिजिटल जैसा कुछ काम नहीं करते। यहां तक कि नेटवर्क भी अब मोबाइल का अस्त व्यस्त रहता है, ये सारे लोग देखते हैं। महंगा मोबाइल का नेटवर्क देने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। स्कूल बंद करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। झांसी के नौनिहाल बच्चों की हत्या करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जिस पे एसआईटी बनाएगी, हम जांच करेंगे, सजा किसी को नहीं दिला पाए। पेपर लीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हम एक अत्याधुनिक प्रदेश बना करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन बना के, जैसे हमने नोएडा में बड़ी कंपनियां लेकर के आए, नोएडा का विकास किया और भी जगह का विकास किया, प्रमाणिक है, ये कुछ भी कह दे। दूसरा, भावना जी, संदीप दुबे जी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि हम जिस विषय पे है संगठन को लेकर, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि 7 पढ़ा कि 5 पढ़ा, तो अश्वनी जी हमारे नेता का अपमान कर रहे हैं, हमारे उदाहरण देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी पार्टी को बता। अरे आप बताइए ना, 7 पढ़ा क्या 5 पढ़ा? अपने संगठन पे आप नहीं बता पा रहे कि नीरज सिंह को क्यों उपाध्यक्ष बनाए, ठीक है, पूजा पाल को क्यों उपाध्यक्ष बनाए, जिस सभा को आपको। ठीक है, अश्विनी जी कह रहे हैं एस जी कि काम किसी और का और नाम किसी और का, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, इन पहले सफाई में नाच गाना होता था, चलिए लखनऊ में कुछ करा दिया। अभी बीजेपी एनआईसी की जांच ही चल रही है, मतलब भ्रष्टाचार, फिर वही बात बीच में। यस जी, आप मुझे लगता है आपकी जवाब लेने की इच्छा नहीं होती है, सिर्फ सवाल दागने की इच्छा होती है। आपके लिए बोल रहे हैं, आपके लिए बोल रहे। अभी कह रहे थे संदीप जी, अभी संदीप जी कह रहे थे कि आप फंस जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की चाल में। अब उन्हें जवाब देने का मौका तो दीजिए। बोलिए अश्विनी जी, अपनी बात रखिए। चोर लुटेरे डकैते हो आप, और आप कह रहे हो सीना चोरी। अरे तो यस बात जी, तो सुन नहीं रहे तो बेशर्मी हम कर रहे हैं। आप ही कर रहे हो बेशर्मी की, आप जवाब नहीं दे रहे, विषय का जवाब नहीं दे रहे। यस जी, दर्शक आपको देख रहे हैं। यस जी, और अश्विनी जी दर्शक देख रहे हैं, और दोबारा मुझे ये बात आप दोनों को समझाने की जरूरत ना पड़े। भावना जी, मॉडरेटर आप व्यक्तिगत हैं, तौर इनकी पर आवाज कुछ भी नहीं बोलना है, हमारी आवाज चले, कुछ भी नहीं बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। सफाई गुंडे, देखिए वही हमने दूर किया। पहले जब हम आए तो वही दूर किया, सफाई गुंडे जो मैंने बता दिया है कि भारत हमने पर चर्चा कैसे होती है, किन शब्दों के साथ होती है। आप अपने विषय पर अब अपनी बात रखेंगे, ठीक है अश्विनी जी? अश्विनी खत्म कर रहे हैं, भावना जी बोलिए। जी देखिए अश्विनी जी, अब व्यक्तिगत तौर पर आप दोनों किसी के ऊपर नहीं बोलेंगे, अब आप अपनी बात रखिए, क्योंकि सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पाया है। कहा जाएगा तो मैं दुगने स्तर से व्यक्तिगत होऊंगा, और जवाब सुनने की बात करें, पहले इन्होंने कहा उसका जवाब सुन ले धैर्य से। सफाई में पहले नाच गाना होता था, इसमें कौन सा व्यक्तिगत है बताइए? चलिए लखनऊ का विकास हो गया, कुछ कर दिया इन्होंने। मायावती जी ने एक एक्सप्रेसवे बनाया, उसका जाकर फीता काटकर एक एक्सप्रेसवे बना दिया। आज 7 चालू है भाई, जाकर कोई देख ले, 7 चालू है और 7 ये हमारा है विकास। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हमारा हिट हो रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया को हमने नेस्तनाबूद कर दिया। एयरपोर्ट बनाना हमने, मेडिकल कॉलेज बनाना नहीं होता है, मेडिकल कॉलेज में छात्रों की संख्या होगी, अब होंगे। पहले कौन प्रोड्यूस होता, उचक के ईवी की गाड़ियां लखनऊ में बन रही हैं, गोरखपुर का देख लीजिए। ये सारा जो डेवलपमेंट है ये किसने किया? ये योगी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने किया। ये डबल इंजन की जो सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार में यही हो रहा है। और रही बात इनकी, अब ये दिखाएंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे, चलिए अच्छी बात है, मैं भी दिखा रहा हूं अपने शब्दों के माध्यम से, मैं जनता को दिखाना चाहता हूं 15 दिन इन लोगों ने के फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ। अरे भाई, ब्रह्मोस और कच्चा में तो फर्क सोचिए ना। नोएडा का फ्लाईओवर बनेगा तभी तो मान लीजिए कि 100 बनेंगे, गिरेगा 99 रहेगा ना, फिर वो भी बन जाएगा, 3 और बन जाएंगे। अब ये
पहले मुसलमानों के तुष्टीकरण के में आतंक तक डूबे। एक योजना चलती थी, मेरी बेटी उनका कल, 30,000 रुपए मुसलमान लड़कियों को देते थे। हिंदू लड़कियां नहीं है क्या? प्रमोशन में आरक्षण खा गए, आरक्षण आरक्षण चिल्लाते हैं। इतना तुष्टीकरण में डूब गए कि सनातन को पूछना बंद कर दिए। इनकी पत्नी को अब आप बीच में फिर से बोले, अब आप फिर से मौलाना ने जवाब दे दिया इन्होंने, फिर बीच में बोल रहे हैं, इन्होंने फिर बोल रहे हैं बीच में। नहीं, संगठन पे जवाब दीजिए, जब संगठन पे चर्चा अरे दे रहे हैं, आप मॉडरेटर नहीं, आप एंकर नहीं है, एंकर के सवाल का जवाब दे दो। संगठन पे बोला भावना जी, अब संगठन पे बात कराइए ना। क्या अरे संगठन में क्यों बोल रहे हैं भाई? संगठन पे बोल रहे हैं, सुनिए ना। ये अकुलाहट क्यों, ये धैर्य क्यों खोना? इसलिए जो कमजोर होता है वो चिल्लाता ज्यादा है। ये कमजोर है, और ये कमजोर होने के साथ संदीप जी, ये आरजेडी का जो हाल हुआ है ना बिहार में, वही हाल होने वाला है इन लोगों का। तुष्टीकरण की बात मैं कर रहा था। मौलाना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी को व्यक्तिगत रूप से बोला, सार्वजनिक औकात नहीं थी कुछ कर लें, लेकिन सनातनियों के तरफ अपने संगठन पे चर्चा कर सको। औकात आपकी नहीं है कि आप अपने संगठन पे चर्चा करो। अखिलेश जी के अंदर कौन से सींग लगे थे? जिस संगठन ने लात मार के सुनिशाही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए भाई, और नीरज सिंह नहीं बनाते सुनिशाही को, फिर भी लगे हैं। एक सिपाही काफी है। आपकी वाणी में उतना वजन नहीं है कि हमारी बातों का जवाब दे पाए। ये बेशर्मी करना, ये गुंडे करना समाजवादियों को आता है। तो ये समाजवादियों को जितने गुंडे थे, ये गुंडों ठीक है अश्विनी जी, और यश जी, आप दोनों ने तो पूरी कहानी बता दी है। ठीक है, जरा संदीप जी, ठीक है संदीप जी से, जरा संदीप जी से सीखिए आप, जरा सीखिए। आप देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, समय भी नहीं दे रहे हैं आप उन्हें बोलने का। दल के राष्ट्रीय आप दोनों एक दूसरे को नहीं बोलने दे रहे हैं, और संदीप जी मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं। ठीक है संदीप जी, संदीप जी, मुझे आपके पास आना है। देखिए, राजनीतिक तौर पर ये चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी अजेय बनी हुई है या विपक्ष के पास अभी भी अवसर हैं। देखिए भावना जी, दो बातें हमेशा महत्वपूर्ण है कि पॉलिटिक्स परसेप्शन पे चलती है, और कोई भी राजनीतिक दल जो भारत में सत्ता पे है या विरोध में, विपक्ष में बैठा हुआ है, वो परसेप्शन क्रिएट करता है, लेकिन जनता उसका मूल्यांकन करती है कि किसके परसेप्शन में दम है। तो दो बातें उत्तर प्रदेश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि योगी जी का कार्यकाल लंबा है, और लंबा होने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों को स्थापित करने की कोशिश करी है, विपक्ष के पास वो मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष अपने मुद्दे को जिस तरह से लेके आना चाहिए पूरे प्रदेश में, वो लेके आ रहा है, नहीं आ रहा है। विपक्ष की क्या रणनीति है, अभी विपक्ष की रणनीति लोगों के सामने नहीं आई है, लेकिन सत्ता पक्ष अपना मेहनत कर रहा है, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। हमेशा बेहतर मेहनत बेहतर जन भागीदारी से होती है और जन भावना से होती है। तो विपक्ष के पास भी आज उत्तर प्रदेश में मुद्दे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि विपक्ष हाशिए पे है, विपक्ष एक की कोई पूछ नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को चाहिए मुद्दों को एस्टेब्लिश करे। मुद्दे विहीन पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में अब संभव नहीं है, क्योंकि ये सब बीते दिनों की बात है। अगर आपके पास बेहतर लकीर भारतीय जनता पार्टी से है तो आप सरवाइव करेंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व बेहतर है, विकल्प वो खुद जो विकल्प भी होता है उसको भी खुद वो तैयार करते हैं, और वो पक्ष और विपक्ष नहीं देखते। बहुत अच्छी बात है, सपा के मित्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में उन्होंने विकास किया, लेकिन हो सकता है कि आपके विकास को आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, नहीं किया कि आपका जो विकास है उसमें अश्विनी जी, आऊंगी आपके पास। नहीं, मैं दो पर उन्हें भी बोलने करेक्ट दीजिए। कर रहा था, एम्बुलेंस कोई बात नहीं, खरीदा है, ड्राइवर नहीं था। चलिए, जब आप बीच में आप खरीद दिया है, तो आप सुनिए, आप मेरा सवाल सुनिए। क्या केवल विपक्ष की खामियों पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा, या कोई रिपोर्ट कार्ड भी है? हमारे पास रिपोर्ट कार्ड है, हम तो कह रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। सुनिए, डिजिटल इंडिया पर सवाल उठता है, बताइए यश जी को। यश जी तो कह रहे थे कि हम काम करते हैं, आप नाम ले लेते हैं, तो बताइए उनको कि क्या काम किया है। जी, यश जी को तो नहीं नजर आ रहा आपका काम। अरे सुनिए, तो क्यों नहीं है? अभी इन्होंने कहा बिल्डिंग बनाना काम नहीं होता है, तो बिल्डिंग 4 खड़ी कर दिया वही काम होता है। हम घर घर के लिए काम कर रहे हैं। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया,
हमने उस एम्बुलेंस जो कमीशन खाकर खरीदा था उसमें ड्राइवर भर्ती किए। हमने आज 8 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां दे दी। हम रोज चौराहे पर माननीय मुख्यमंत्री जी और सांसद जी लोग जो है नियुक्ति पत्र, सिपाही भर्ती में चाचा की पर्ची और खर्ची नहीं चल रही है, सीधी भर्ती हो रही है। किताब से मुलायम सिंह यादव ने जो परीक्षा किया था नकल काम यस जी सवाल उठने लगे चाचा पर। 12 यस जी सवाल उठने लगे 7 से 12 के बीच में वो समाजवादी ठीक है अश्विनी जी आप सवाल उठा लिया तो यस जी को भी बोलने दीजिए। यस जी 13 भावना जी 13 जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, 13 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में 7 चालू है और 8 पे काम चल रहा है। अब सोचिए क्या हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लैंडलॉक में हमने वाटरवेज चला दिया, रोडवेज तो आई है, एयरवेज हमारे देखिए जो है सारे चालू है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और हमने छोटे छोटे जो एयरपोर्ट है उसको उड़ान योजना के तहत जो है लगाकर सब चालू कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश की जनता आज खुशहाल है। जीडीपी उत्तर प्रदेश की देखिए बीमारू राज्य से आज खुशहाल राज्य हो गया। ये जो नीचे आता चुकी है 2-3% आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में मैंने पहले कहा इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। पर कैपिटा इनकम दुगने से भी ज्यादा हो चुकी है इन लोगों के समय से। तो ये लोग कहाँ ऑडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है इसलिए आपके पास वापस आऊंगी, दुरुस्त होता है। तो यस जी अब तक तो भैया पर सवाल उठ रहे थे लेकिन अब तो चाचा भी मैदान में आ गए हैं, चाचा भी घेरे जा रहे हैं। भावना जी सारे लोग घेरे जा रहे हैं, घेरते रहे भारतीय जनता पार्टी। जितना प्रताड़ित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सपा के नेता कार्यकर्ताओं को किया, झूठे मुकदमे, झूठे बुलडोजर चलाना, न्यायालय से लगातार इनको लताड़ लग रही है। जिस अयोध्या में मोइन खान के ऊपर झूठा मुकदमा लगा के उसको फंसाना और हिंदू मुसलमान इन्होंने किया, उस मोइन खान का मकान ढाया ना, वो केवल केस से बरी हुई, बुलडोजर जो चलाया था न्यायालय ने कहा उसको मुआवजा भी दीजिए। तो ये शर्म नहीं आती सरकार को। कस्टोडियल डेथ में नंबर यस जी अगर बुलडोजर किसी निर्दोष पर चला है, अगर किसी निर्दोष पर चला है तो आप अभी सूची दीजिए, अभी अश्विनी जी से जवाब लेंगे। मैं मोइन खान नाम बता रहा हूं कि सरकार ने न्यायालय ने कहा कि आप पैसा दीजिए, उसको मुआवजा दीजिए जो आपने बुलडोजर चलाया है, प्रयागराज में चला है, प्रयागराज में चला है। न्यायालय से इंक्रोचमेंट के लिए इंक्रोचमेंट के लिए न्यायालय से कहीं कोई आदेश नहीं है। तो संदीप जी ने इंक्रोचमेंट किया उसको गिराने पर सरकार ने हमारे बीच में बोले, आपके बीच में हमने इतनी जगह चलाना कि अगर इन लोगों को गलत हम चलाने होते तो ये लोग न्यायालय पहुंच गए होते। न्यायालय से कोई ऐसा आदेश नहीं आया है। ये लोग झूठ बोलते हैं, बरगलाते हैं जनता को। आजकल की जनता कोई डिजिटल इंडिया में जी रही है, 2 मिनट में देख लेगी, भरपूर समय दिया था, 2 मिनट देख लेगी। अरे समय तो हमारा आप खा गए भाई, अब आप बड़ा दिक्कत हो रही है, बोलिए ना। 9.5 साल में समय हम खा गए, 12 साल में मोदी। नहीं आप हमारे बीच में बोलते रहे तो भाई आप अपेक्षा आप दोनों फिर से व्यक्तिगत बहस शुरू कराएं। चलिए वापस मुद्दे पर आइए, वापस मुद्दे पर आ जाइए भाई, ऐसा नहीं है अश्विनी जी, कांटा और फूल काटेंगे ना, वापस मुद्दे पर आ जाइए। अरे भाई अब झूठे, अरे बाप रे बाप, देखिए क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को देखिए ना, झूठा मक्कार कौन है यहाँ बैठे, यही है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन्हीं के अंदर। अश्विनी जी और यश जी क्या चुनाव अब इस मुद्दे पर लड़ा जाएगा क्या? अब इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा कि कौन सी पार्टी का प्रवक्ता बैठा है और कौन सी पार्टी का नेता बैठा है? अनर्गल बातें, बेतुकी बातें, अपनी पार्टी की नीतियों को रखिए। अश्विनी जी सवाल पूछा था, आपके ऑडियो में डिस्टर्बेंस था, जवाब दीजिए आप, फिर यश जी आपके पास जाऊंगी, धैर्य रखिए थोड़ी देर। भावना जी जब मैं बोल रहा था तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है लगातार बोल रहे थे, तो सुनेंगे वो भी ना। अगर आप उसको नहीं कंट्रोल पर करना, नहीं देखिए अश्विनी जी कंट्रोल मैं कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया, कंट्रोल नहीं किया, बोलने का अधिकार है उन्हें, बोलने का अधिकार है और उनकी बात भी हम सुनेंगे। हम यहाँ सभी पक्षों को सुनेंगे, आप अपनी बात रखिए और कोई किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। अश्विनी जी 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 देखिए, उत्तर प्रदेश इस समय विकास के रथ पर सवार होकर बहुत आगे निकल चुका है। मैंने अभी सर्वे की बात बताई, 250 से ऊपर सीटें हर सर्वे में हम पा रहे हैं। तो आज हिंदुस्तान के एक अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश हो चुका है, जो कि बीमारू राज्य था। आज उद्योग धंधे हर जगह जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हर इन्वेस्टमेंट जो है 11 लाख करोड़ से ऊपर का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। यहाँ पर आज उत्तर प्रदेश में
नोएडा की बात अभी सपा के प्रवक्ता कर रहे थे। नोएडा इनके मुख्यमंत्री जाते नहीं थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि भाई वहां जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। और कम से कम 2 दर्जन बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी जाकर वो भी मिथक तोड़ चुके हैं। कितने 35 साल का जवाब दे दूं। अब यस जी, पहले थोड़ी देर अपना जवाब पूरा कर लेंगे। जब वो संतुष्ट नहीं होंगे फिर आप संतुष्ट नहीं होंगे और उसमें समय निकल जाएगा। एक बार संतुष्टि से जवाब सुन लीजिए जी। अश्विनी जी केवल 10 सेकंड आपके पास, केवल 10 सेकंड आपके पास अश्विनी जी, उसके बाद यश जी। जी मैं देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता 2007 के उस नारे को सुन चुकी है। 7 से जो मायावती जी की वो थी सरकार आई थी, वो 6 में चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर नारा किसने दिया था? ये किसके लिए दिया था? तो इन्हीं गुंडों के लिए दिया था। तो इन लोगों को हटाने का काम किया हम लोगों ने। उत्तर प्रदेश में एक संगठित अपराधी गिरोह का नाम ये बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ ये लोग हैं। एक संगठित अपराधी गिरोह का नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमने उस पर काम किया। जल्दी से जवाब दीजिए यश जी, फिर क्लोजिंग कमेंट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। यश जी जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है अश्विनी जी, आपको भरपूर समय मिला जी। ठीक है यश जी। जी। दुनिया का सबसे बड़ा संगठित अपराध अयोध्या में हुआ, जहां एक साथ करोड़ों लोगों की जेब काट दी, प्रभु राम की जेब काट दी चढ़ावे के लिए। ये कह रहे हैं हमने संगठित अपराध बंद कर दिए। दूसरा ये कह रहे थे दूसरा ये कह 1000 पे चोरी हुई है, जरा भोपाल में है, देख लीजिएगा। आपके सपा के नेता आरोपी हैं, सपा के नेता आरोपी हैं। आपने शुरू में बोला है तो बोलना तो पड़ेगा भाई। तो इसीलिए मैं कहता हूं अपने अपने समय पर हर व्यक्ति बोले तो जनता सुनेगी। दिखाइए जिसने अपने आपको लात मारी है उसको खूब दिखाइए, शायद प्रवक्ता बना दे। नहीं, वो कुएं का मेढक को आज जो है देखिए लिखने के वहां के समुद्र में हम आ गए हैं। बताइए, ये कुएं के मेढक सामने बैठे हैं। ठीक है, सांप छछुंदर से तो बेहतर ही है। कुएं के मेढक है, कुएं के क्षेत्रीय पार्टी के। अरे फिर से उन्हीं बातों पर आप आ गए। बस आप दोनों का समय पूरा हुआ। संदीप जी, 68 पदाधिकारियों की मीटिंग, प्रशासनिक बड़ा फेरबदल पार्टी के लिए हाथ या फिर चुनावी मोर्चा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप क्या कहेंगे? अब अश्विनी जी और यश जी आप दोनों नहीं बोलेंगे, आपका समय पूरा हो चुका है। संदीप जी अपनी बात रखिए। देखिए, 2 बातें महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। जितनी भी राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सूझबूझ के तहत बड़ी लकीर भारत के अंदर खींची हुई है, उत्तर प्रदेश से लेके पूरे भारत में। और उसकी व्यवस्था ये डबल इंजन की सरकार की दिखती है साफ साफ। तो अभी विपक्ष के पास उसका कोई तोड़ नजर नहीं आता, क्योंकि विपक्ष हमेशा मुद्दा विहीन दिखता है। विपक्ष के पास कोई बड़ी लकीर नहीं है जो बेहतर भविष्य की परिकल्पना के साथ उत्तर प्रदेश को आगे ले जाए। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अभी बहुत से विकल्प बनेंगे राजनीतिक में, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। और जब चुनाव आता है तो दोनों पार्टियां, सबके लिए नया ही चुनाव होता है। हमेशा कोई चुनाव पूरा नहीं होता, नया ही होता है। मुद्दे नए होंगे, व्यवस्थाएं नई बनेंगी और आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में वो खूबी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से 100% कार्य करवाने में, अपने विचार को अंतिम व्यक्ति तक ले जाने में सक्षम है। ये अगर विपक्ष वहां चाहती है कि बड़ा करना है तो उसे एक बड़े मुद्दे को स्थापित करना पड़ेगा। और वो बड़ा मुद्दा अभी इसलिए नहीं उत्तर प्रदेश में दिखता है कि योगी जी का जो व्यक्तित्व है वो राष्ट्रीय स्तर पे, मैं कहूंगा कि आज देश जो है उनको एक बड़े बड़े स्वरूप में भी देख रहा है। तो उस स्वरूप का जो उनका स्वरूप बना है उत्तर प्रदेश से ही बना है। और एक बात दोनों पार्टियां भूल गई है कि जो समय की थोड़ी सी कमी से आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, ठीक हुई है, लेकिन 27 का चुनाव दिलचस्प होगा, ये तो तय है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। तो देखिए, 27 का चुनाव जिसमें जनता क्या फैसला सुनाएगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस राजनीति की पटकथा आज ही दिखाई दे रही है। आपको टेलीविजन स्क्रीन पर इस चर्चा में भी आपने देख लिया होगा कि माहौल कितना गर्म है और पार्टियां कितनी धारदार तरीके से अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि जनता भरोसा किस पर जताती है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और इसी के साथ इस खास चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।